विद्यार्थियों नमस्कार। आओ पढ़े चैनल कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी और इसके रचयिता हैं मधु काकरिया। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इस अध्याय को लिखा है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है कि जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से निहार रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, अभाव और उनकी मेहनत का रेखांकन किया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य का एक अद्भुत मेल है। इसको पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का आभास भी होता है। अब छोटे छोटे शीर्षकों के रूप में इस गद्यांश के रूप में लिखे गए अध्याय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो गंगटोक है उसकी जो मोहक रात है जिसमें लेखिका ने वहां पर रात्रि विश्राम किया था, जिसका वर्णन है। गंगटोक नगर रात में रोशनियों से झिलमिला रहा था। लगता था कि तारे आकाश से उतरकर धरती पर जगमग कर रहे हों। सिक्किम के लोग मेहनती और स्वभाव से मस्त हैं। भरी रात पर मुग्ध हो रही है। इसका मन इंद्रियों से परे एक अनुभव में लीन था। अब रात्रि वर्णन के बाद में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन। धीरे धीरे सुबह का उजाला होने लगा। लेखिका के होठ एक नेपाली युवती से सुनी हुई प्रार्थना को गुनगुना रहे थे। प्रार्थना के बोल थे, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका बालकनी पर खड़ी होकर प्रातःकालीन सौंदर्य को निहार रही थी। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बादलों की ओट में छिपी हुई थी। घने बादल थे। लेखिका के ड्राइवर ने बताया, जिसका नाम था जितेन नार्गे। उस ड्राइवर ने, वो ड्राइवर कम गाइड भी था, उस ड्राइवर ने बताया कि युमथांग के मार्ग पर गहरी और फूलों से लदी हुई घाटियां मिलेगी। लेकिन लेखिका वहां बर्फ होने के बारे में पूछ रही थी। अब युमथांग के लिए प्रस्थान किया तो मार्ग का वर्णन इस प्रकार है। युमथांग के रास्ते में दूपी और पाइन के वृक्ष थे और एक स्थान पर सैकड़ों सफेद बौद्ध पताकाएं भी लहरा रही थी। आपके यह मोस्ट प्रश्न बनता है कि श्वेत पताकाएं और रंगीन पताकाएं किस बात का प्रतीक है। वो जो पताकाएं लहरा रही थी, जितेन नार्गे ने बताया कि वहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है। किसी बौद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, किंतु किसी नए काम के आरंभ होने पर ये पताकाएं रंगीन हो जाती है। लेखिका अपनी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर को एकटक होकर के देख रही थी। आगे बढ़ने पर कवि लोंग स्टोक नामक स्थान भी आया। लेखिका को बताया गया कि सिक्किम की लेपचा तथा भूटिया जातियों के बीच वहां शांति वार्ता हुई थी, क्योंकि इनमें लंबे समय तक जो लड़ाइयां हुई थी, झगड़े हुए थे। तो शांति वार्ता के लिए कवि लोंग स्टोक नामक स्थान को चुना गया, जिसका कि एक वहां पर पत्थर पर भी इस चीज को लिखा गया है। अब आगे मार्ग में एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र कहा जाता था। यह चक्र सारे पापों को धोने वाला माना जाता है। लेखिका ने अनुभव किया कि सारे सिक्किम में लोगों की मान्यताएं, विश्वास
पाप पुण्य संबंधी विचार और कल्पनाएं एक जैसी थी। अब आगे ऊंचाई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेखिका की जीभ धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। अब मार्ग में चलते हुए स्वेटर बुनने वाली युवतियां और भारी वजन ढोते नेपालियों के बजाय नीचे घाटियों में वृक्षों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय का यह विराट रूप सामने आ रहा था, जिसे दर्शक और तीर्थ यात्री सदा से देखने के लिए लालायित रहते हैं। अब रास्ते संकरे और घुमावदार, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पड़ जा रहे हैं तो रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। घटाएं नीचे छूटती गई और चौड़ी वादियां सामने आने लगी। भीमकाय पर्वतों और घाटियों के बीच चलते हुए लेखिका को लग रहा था मानो वह किसी हरियाली गुफा के बीच जा रही हो। अब यहाँ पर लेखिका की जो मन स्थिति है वो अपूर्व सौंदर्य को देख करके कुछ अलौकिक हो रही थी। उन दृश्यों से उल्लासित अन्य यात्री गा रहे थे, लेकिन लेखिका का मन एक ऋषि की तरह शांत था। वह जीभ से बाहर मुंह निकालकर दूध की धार जैसे झरनों और चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी को निहार रही थी। जीप सहसा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरने के पास रुकी। सभी यात्री इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में उतारने लगे। लेखिका जीप से उतरकर एक भारी शिला पर जा बैठी। झरने की संगीतमय ध्वनि उनके भीतर संगीत जगाने लगी। उसने झरने के पानी में पैर डुबोए तो उसके मन में कविता जाग उठी और झरने की निरंतरता देख उसे लगने लगा कि वह भी स्थान और समय के बंधन से मुक्त होकर जल धारा के बहती जा रही है। मतलब उसका मन भी निर्मल हो गया। अब उस अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते उनके मन में एक सहसा झटके जैसा लगा। उस मनमोहक दृश्य को देखते हुए लेखिका कुछ दूर निकली तो उन्हें एक विपरीत दृश्य दिखाई दिया। ऐसा दृश्य जिसे लेखिका को अंदर तक झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ रही थी। उनके कोमल हाथों में भारी कुदाल और हथौड़े थे। वे पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम करने लग रही थी। इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच जीने के लिए संघर्ष करते मनुष्य को देखकर लेखिका का मन आहत हो गया। काम कराने वाले कर्मचारी से पता चला कि यह काम खतरों से भरा है, जिसमें अनेक लोगों की जानें भी जा चुकी है। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों का दृश्य याद आ गया। वहां आदिवासी स्त्रियां पीठ पर बच्चों को बांधे पत्ते इकट्ठे कर रही थी। उनके सूजे हुए पैर इन पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़े छाले एक ही कहानी बयान कर रहे थे। समाज में एक तरफ ऐशो आराम के सारे साधन उपलब्ध थे तो दूसरी ओर अभाव, संघर्ष और आंसू भी थे। लेखिका के सहयात्री मणिबेन और जितेन भी वहां आ पहुंचे। लेखिका को दुखी देखकर जितेन समझाने लगा कि इन आम आदमियों में न उलझकर वह पहाड़ों की सुंदरता देखे। लेकिन लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि वे श्रमजीवी लोग समाज से कितना कम लेते हैं और समाज को कितना ज्यादा लौटाते हैं। अब उन्होंने लायुंग में पड़ाव डाला। जीप आगे बढ़ चल रही थी। मार्ग में लेखिका ने बहुत से बच्चों को स्कूल से लौटते हुए देखा। इन बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए दूर तक जाना पड़ता था। अब रास्ते संकरे और खतरनाक हो चले थे। एक जगह नर बख्शी जानवरों से सावधान रहने की चेतावनी भी लगी हुई थी। लेकिन लेखिका को यहाँ याक ही दिखाई दिए। रास्ते में गाय चराकर लौटती औरतें और चाय बागानों में पत्तियां चुनती स्त्रियों को देखकर लेखिका लायुंग नामक छोटी बस्ती में जा पहुंची। सभी को रात्रि विश्राम वहीं पर करना था। अब लायुंग की सुबह और शांत और सुंदर थी, लेकिन लेखिका सुबह टहलने के लिए निकल गई। उन्हें वहां बर्फ देखने की उत्कंठा थी।
लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। वहीं एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ गिरना कम हो गया। उसने कहा कि बर्फ देखनी है तो कटाओं पे पहुंचो, और कटाओं को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इतना सुंदर कटाओं का दृश्य होता है। कटाओं के पास आने पर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। लगता था जैसे किसी ने उन पर सफेद पाउडर छिटक दिया हो। जीप रुकते ही सभी सैलानी बर्फ पर उछलने लगे। लेखिका का मन हुआ कि वह बर्फ पर लेटकर इस दृश्य का आनंद ले, लेकिन उनके पास लंबे जूते नहीं थे, क्योंकि बर्फ के बचाव के लिए लंबे जूते पहनना वहां जरूरी था। अब लेखिका का जो मन का जो भाव है, वो किस रूप में आया? उस बर्फ से ढके शिखरों को देखकर लेखिका के मन में आध्यात्मिक भाव उमड़ने लगे। उसे लगा कि ऐसे ही शांत और दिव्य वातावरण में ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। उस संपूर्ण सौंदर्य को देखकर वहां अपराधी भी करुणा से भर जाता है। मणिबेन के मन में दूसरे ही विचार उठ रहे थे। वह कहने लगी कि वे हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभों के समान है। सर्दियों में ये बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेते हैं, और गर्मियों में ये बर्फ पिघल पिघल कर प्यासे कंठों को जल का वितरण करती है। अब युमथांग पहुंचने पर सैलानी युमथांग की ओर बढ़े। रास्ते में फौजी छावनियां भी मिली। वह बॉर्डर एरिया सीमा स्थल था। लेखिका ने एक फौजी से कहा कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में उन्हें तकलीफ होती होगी। उस समय वहां का जो तापमान था वो -15 डिग्री सेल्सियस था। फौजी ने उदास हंसी के साथ उत्तर दिया कि देश के लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। वह सैनिकों के चुनौतीपूर्ण जीवन और पहाड़ी रास्तों के निर्माण में हताहत हुए लोगों के बारे में सोचने लगी। रास्ते के मनोरम दृश्य देखते हुए सैलानी युमथांग जा पहुंचे। कटाव देखने के बाद युमथांग उनको कुछ फीका सा लगा। वहां एक सिक्किमी युवती ने जब लेखिका से पूछा कि क्या आप सिक्किमी हैं, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनना लेखिका को बड़ा ही अच्छा लगा। सिक्किम के लोग पूरी तरह भारत में घुल मिल गए हैं। अब उन्होंने वहां से वापसी यात्रा की। लौटते समय जितेंद्र लेखिका को तरह तरह की जानकारियां देता रहा। उसने बताया कि वहां एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पद चिन्ह अंकित है। आगे एक स्थान पर संकेत करते हुए उसने कहा कि वह खेदुम है, और कहा जाता है कि उस खेदुम के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है, इसलिए यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि इस साना साना हाथ जोड़ी अध्याय में खेदुम प्रसिद्ध क्यों है, या खेदुम की क्या विशेषता है। लेखिका ने पूछा कि क्या तुम पहाड़ियों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वो जीभ निकाल करके बोला कि सिक्किम के लोग पर्वतों और झरनों की पूजा करते हैं। जितेन ने बताया कि गंगटोंग नहीं, गंतोंग असली शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और आपको पूछा जाएगा कि गैंगटोंग शब्द या गंतोंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका उत्तर है पर्वत। उसने कहा कि युमथांग को पर्यटन स्थल बनाने में भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता का बड़ा योगदान था, और इस प्रकार से वो जीप है वो आगे निकली। इस प्रकार से आपने देखा कि साना साना हाथ जोड़ी अध्याय है वो की लेखिका मधु कांकरिया के द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत है, और इस रूप में हमने आपको अध्याय से परिचित कराया। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी प्रकार का आप सहयोग बनाए रखें। नमस्कार।